दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है लोन। जैसा कि आप सभी जानते हो कि आज के टाइम में हमें अलग अलग कंपनियों के द्वारा अलग अलग मीडियम से अप्रोच किया जाता है कि आप लोन लीजिए। इन कंपनियों में जैसे कि बैंक्स भी हो सकते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFCs भी हो सकती हैं, और कुछ ऐप बेस्ड कंपनियां भी हैं जो कि वहाँ हमें हर टाइम अप्रोच करती हैं कि हम लोन लें। जैसे जैसे कोविड के बाद इन पर्टिकुलर लोगों की समझ बढ़ी है, फाइनेंशियल समझ बढ़ी है, उस हिसाब से नेट की क्रांति आई है और हमें लोन के ऑप्शन भी बड़े हैं। लोगों के जो है जीवन जीने में चेंज आया है। जहां हम लोग पहले बचाने में, सेविंग्स में यकीन करते थे, वहीं आजकल की जो नई जनरेशन है, खासकर जो जेन जी है या फिर उसके बाद वाले, और इन पर्टिकुलर जो कि वर्किंग क्लास भी है, उसने भी अपना सोचने का नज़रिया चेंज किया है। और इसी का रिजल्ट है कि हमें NBFCs, बैंक जो है वो ऑन द डोर, ऑन द स्पॉट जो है वो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं आगे बढ़ के। और छोटे छोटे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, इसके अलावा ऐप बेस्ड कंपनीज भी अवेलेबल हैं जो कि हमें लोन देती हैं। इसके अलावा जो जैसे कि बड़े ई-कॉमर्स साइट्स हैं, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट हो गया, उनमें BNPL या बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन भी आ गया है। तो इसका मेन फोकस किस चीज़ पे है? ये कंज्यूमरिज्म का एक ढांचा है जो कि हमें, जो आज हमारी जेब में नहीं है, वो भी लेने के लिए प्रेरित करता है। तो इन कंपनियों को जो इससे कि फास्ट सेल आती है और हम लोगों पे जो है EMIs के रूप में लोन का जो है राक्षस हमारा बड़ा हो जाता है, उस चीज़ से निपटने का सबसे आसान, मान लीजिए आपने लोन ले लिया, अब आप चुकाओगे कैसे? इन ज़्यादा ऑप्शंस के आने का या फिर डोर स्टेप पे, इफ़ यू क्लिक्स पे लोन के अवेलेबल होने का जो है नुकसान क्या है कि हम अपनी चादर से बढ़ के पैर पसार लेते हैं, हम अपनी औकात से ज़्यादा लोन ले लेते हैं। इस चीज़ से बचने का, मान लीजिए आपने लोन ले लिया, अब मान लीजिए मैंने 5 ऐप से, 5 अलग अलग मीडियम से, क्योंकि मार्केट में जो है 100 से ज़्यादा तरीके हैं जिससे कि हम लोन ले सकते हैं। मान लीजिए हमने किसी ऐप के द्वारा, किसी और से, कहीं बैंक से, मान लो हमने 5 जगह से लोन ले लिया, मान लो मेरी 5 अलग अलग EMIs जा रही हैं। अब सवाल आता है कि हम EMIs के इस चक्रव्यूह से निकले कैसे, क्योंकि हमें बड़ा आसान लोन दिखा के हमें फंसा दिया जाता है या हम फंस जाते हैं, और जो चीज़ हमें, मान लीजिए हम डिले कर सकते थे लेने के लिए, उन्हें भी हम इम्पल्सिव बाइंग के या किसी भी तरीके से हम खरीद लेते हैं। अब जब लोन चुकाने की बारी आती है तो हम खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं। हमें लगता है कि यार जिस चीज़ को टाला जा सकता था वो भी हमने जल्दी ले ली है, और अब लोन लिया है तो भाई चुकाना भी पड़ेगा, EMI है तो भरनी पड़ेगी। तो आज मैं डिस्कस करूंगा वो मेथड जिससे कि आप अपना लोन जो है वो जल्दी चुका सकते हैं। तो EMIs के इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए हम जिस तकनीक का इस्तेमाल करेंगे उसे कहते हैं मॉडिफाइड स्नोबॉल मेथड। इस मेथड में हम करेंगे क्या, हम अपने सारे लोन्स को कहीं एक पेपर पे लिखेंगे, उस पर क्या हम इंटरेस्ट देते हैं, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को लिखेंगे, कितना टेन्योर है और कितना हमने लिया था प्रिंसिपल, कितना हम उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं और कितना टाइम हमारा बाकी है। तो मान लीजिए मैंने 5 जगह से लोन ले रखा है और मुझे है कि अब मुझे इस लोन को जल्दी ख़त्म करना है। तो मैं करूँगा क्या, सबसे पहले मेरा फोकस रहेगा कि जो सबसे छोटा लोन हो, जिसका मान लीजिए टेन्योर कम पड़ा हो, जिसकी अमाउंट कम हो, उस लोन को हम सबसे पहले पकड़ेंगे। देखिए पैरेलल में हम EMI तो कोई ब्रेक कर नहीं सकते हैं, तो हमें पे तो सभी को करना है, लेकिन करना क्या है हमें कि किसी अपने दूसरे सोर्स से, मान लीजिए किसी नॉन से, कहीं फैमिली सपोर्ट से, किसी फ्रेंड से हमें बोरो करनी है मनी, कोई उधार लेना है छोटा सा, उसे बता देना कि भाई मैं इतने दिन बाद वापस कर पाऊँगा, सही से बता देना है, मान लो किसी को अंधेरे में नहीं रखना है। अब हमें करना क्या है कि वो जो अमाउंट लिया है उससे, और जो अपने भी रिसोर्सेज हैं कहीं और से, मान लीजिए कोई इम्पल्सिव बाइंग नेक्स्ट नहीं करनी है, अपना सेविंग थोड़ी करके हम सबसे पहले सबसे छोटे वाले लोन को प्रीपे करेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा सबसे छोटे वाला लोन है जब वो ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास रह जाएंगे बाकी 4 लोन्स जिसकी कि EMI चल रही हैं। उसके बाद हमें दूसरा ऐसा लोन देखना है, और वो जो मनी पहले वाले से बच जाएगी क्योंकि आपने तो वो प्रीपे कर दिया। अब जो उसमें EMI जा रही थी वो अगले महीने आपका वो सेव है। अब क्या करना है, अब हमें देखना है कि 4 जो लोन बच रहे हैं उसमें हमारा सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट किसका है। मान लीजिए आपने बैंक से कोई पर्सनल लोन ले रखा है और जो ज़्यादा टेन्योर का है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, मान लीजिए वो 12% पे आपको पर्सनल लोन मिला है,
वहीं अगर आपने किसी NBFC से लिया है, किसी ऐप बेस्ड लोन से लिया है, क्रेडिट कार्ड का मान लीजिए आप डिफ़ॉल्ट कर गए हो और उसका आप दे रहे हो पेमेंट, तो उसमें आपको मान के चलिए 40% एनुअल भी पड़ सकता है। हाँ, ऐसे केस हैं कि 40% प्लस तक भी वो जा सकता है उसका जो है इंटरेस्ट रेट। तो हमें क्या करना है, दूसरा आइडेंटिफाई करना है ऐसा लोन जिसमें कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, और हमें जो पहले वाले लोन से बचा हुआ अमाउंट है, क्योंकि वो तो हमारा क्लोज हो गया, और जो हम EMI में डाल रहे थे वो अमाउंट अब हमारा सेव है, तो उस जो पावर को, उस मनी पावर को हमने यूज़ करना है सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले लोन को चुकाने में। उसे चाहे आप प्रीपे करें, रेगुलर पे करें, जैसे भी है, आपने उस लोन को चुकाना है। उसके बाद, और हाँ, इस सारे प्रोसेस के दौरान आपने ध्यान रखना है कि आपने जो है कोई नई EMI वाली परचेज, इम्पल्सिंग बाइंग नहीं करनी है। सिर्फ जो ज़रूरत की चीज़ है वही करनी है। अपने खर्चे वेयर मिनिमम रखो उस टेन्योर में, और तुमने ये ठान लिया है कि मैंने अपने जो सारे लोन्स हैं वो चुकाने हैं और EMI के मकड़ जाल से बाहर निकला है। देखो, अगर फंसे तुम हो तो निकलना भी तुम्हें है, और डिफ़ॉल्ट भी कोई पेमेंट नहीं करनी है, और जितना वो बच रहा था सेविंग्स से उसे लेके आपने जो ज़्यादा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला लोन है उसे प्रीपे करना है। जब 2, 4, 3 महीने में आप ये कर लोगे, उसके बाद आपके बच जाएंगे 2 लोन। अब उसमें आपने देखना है कि कम अमाउंट वाला कौन सा है, और वो पैरिटी बनानी पड़ेगी आपको कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है और अमाउंट किसका कम है। जनरली जो है, हम जो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला है, देखा गया है अक्सर अमूमन जो हम लेते हैं वो उसलिए लेते हैं कि जिसमें अमाउंट अक्सर कम रहता है। तो जो 2 लोन बच गए हैं उसमें जो बाकी 2 लोन का आपका EMI का अमाउंट फ्री हुआ है, जो अब आपको नहीं देने पड़ेगी 3-4 महीने बाद, उसको पूरी शिद्दत के साथ जो है वो जो छोटे अमाउंट वाला लोन है उसको पे करना है, प्रीपे करें आप। और तीनों की जो EMI बच रही है अगले महीने से, फिर आपका जो एक आध रेगुलर बच गया है, चाहे वो लंबे टेन्योर का भी हो सकता है होम लोन हो 20 साल का, मैं नहीं कहूँगा कि आप उसे प्रीपे कर दें, लेकिन अगर उसमें भी आप सेविंग करना चाहते हैं तो आप जनरली एक और काम कर सकते हैं कि जैसे आपकी मान लो होम लोन है, लंबा चलने वाला है, मान लो आपने 20 साल 25 साल के लिए ले रखा है, तो उसमें आपने करना क्या है कि जो आपकी 12 EMI साल की जाती हैं उसकी बजाय आपने देनी है 13 EMI। हाँ, एक महीने का जो आपकी EMI के अमाउंट के बराबर जो अमाउंट है वो आपने एडवांस जमा करना है। उससे होगा क्या कि जो आपका लास्ट में जो आपके साल बच रहे होंगे वो आपने कम करने हैं, और थोड़ी सेविंग बढ़ा के और साइड इनकम कोई शुरू करके, साइड हसल शुरू करने के आपने करना क्या है कि कोशिश करनी है कि एक EMI के बराबर अमाउंट हर साल एक्स्ट्रा जमा करना है जो बच गया टेन्योर है, मान लो 15 साल का बचा हुआ है आपने, और जो ये अमाउंट है एक EMI के बराबर का, इसको हर साल जो है 10, 20, 30% से बढ़ाते जाना है। इससे क्या होगा कि आप देखोगे आपके लास्ट में सीधे सीधे 2, 3, 4 साल तक कम हो जाएंगे। मान लो आपने 15 साल के लिए लोन लिया था, होम लोन 20 साल के लिए लिया था, और अगर आप एक EMI भी एडवांस में देते हो तो लास्ट में आपके 2, 3, 4 साल जो हैं वो EMI के वो कम हो जाएंगे, और उससे आपको क्या है, आप इस लोन के मकड़ जाल से जल्दी बाहर निकलोगे। तो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो से सीखने को मिला है। तो अगर मिला हो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।